वो कृष्णमूर्ति को पकड़कर अपने ब्रेस्ट से चिपका रही थी। तो कृष्णमूर्ति बोलते दिस इज सेक्स, दिस इज सेक्स, वो करके भागे वहां से। ऐसा नहीं था कि पहले बार कोई स्त्री उठाई गई थी, ऐसा नहीं था कि पहले बार ही कोई किडनैप हुआ था, ऐसा नहीं था कि पहले बार ही कोई मिसकॉन्डक्ट किसी फीमेल के साथ हुआ था। वो होता था पहले भी, आज भी, बाद में भी। उसी हड़बड़ बड़बड़ में एक बच्चा जो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है और उधर से ट्रेन आती है, उसका पैर काट के चली जाती है। ऑन अ सीरियस नोट, ये जो चल रहा है एक सो कॉल्ड समय राणा और रणवीर भाई का जो कांड क्रिएट कर दिया है बच्चों ने, ऐसा लगता है जैसे घर में लड़ाई चल रही है, ऐसा घर के अंदर ही। बिकॉज भाई मीडिया हम लोग का घर है, हम लोग 24 घंटे मीडिया में गुजारते हैं। आपको क्या लगता है, सही सही था मतलब उस बच्चे का इस तरह से बातचीत करना, गंदी गंदी चुटकुले शेयर करना? ये आप क्योंकि कह रहे थे जॉनरा है, थिएटर में जॉनरा है। कल बात करी, आपका डिस्कशन बहुत अच्छा था। दोनों तरीके से बातें हुई। जैसे अमन ने एक ऑनेस्टली एक यंग जेनजी का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा, जिसमें उसने डार्क ह्यूमर को जस्टिफाई या फिर उसने मेंशन करा कि ये डार्क ह्यूमर के अंडर ये सब कमेंट्स या फिर जोक शेयर की गई थी। तो मुझे वही कहना था कि पर फिर आपने कहा कि ये जोक कैसे हो सकता है, इसमें ह्यूमर क्या है। बट कुछ लोगों को हंसने आता है इस पे। कुछ लोग तो मुझे ऐसे मालूम है, दोस्त मेरे, कि जो बस डार्क ह्यूमर पे ही हंसते हैं, और तो उनको बाकी सारे जोक्स लगते ही नहीं है। तो आपको हंसी आती है ऐसे जोक्स पे? नहीं, मुझे नहीं आती है हंसी, मुझे तो नहीं आती है। बट मुझे तो बिल्कुल वो ये जो स्टैंड अप कॉमेडी में बिलो द बेल्ट जो भी चलता है, वो मतलब शायद ही कभी अपील किया है। लेकिन देखिए, ये जो नई चीज हो रही है, जैसे अमन कल कह रहा था कि बड़े पापा वो तो समय राणा जैसे चैनल है, पोर्टल है, जहां पर लोग इस तरह के कॉमेडी करते ही करते हैं, तो इतना हल्ला क्यों? आपको क्या लगता है इतना हल्ला क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों भी बहुत फेमस है। और हल्ला क्यों हो रहा है? हल्ला मतलब वही है, एक साइड है जिनको ये गलत लग रहा है, और एक साइड है अमन जैसा या फिर थोड़ा जेंजी, जिनको जो ऑलरेडी डार्क ह्यूमर को सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कहना है कि ये उस प्लेटफॉर्म पे किया है तो ठीक है। और डार्क ह्यूमर तो एक जॉनरा है, मगर थिएटर में मतलब बहुत सारी मूवीज भी है, मुझे उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। बट एक नसरुद्दीन शाह की मूवी थी जो एकदम डार्क ह्यूमर पे ही थी, काफी फेमस मूवी थी। बट डार्क ह्यूमर एक जॉनरा है। तो सवाल तो ये है कि क्या डार्क आ गए अमन भाई भी आ गए हमारे। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, डार्क ह्यूमर भी एक जॉनरा है। हाँ, डार्क ह्यूमर भी प्रूवन जॉनरा है। जो कुछ लोग हैं डायरेक्टर्स है जो बस डार्क ह्यूमर पे ही पिक्चरें या सिनेमास बनाते हैं, स्पेशली यूरोपियन। और तो उसको हम रिफ्यूट नहीं कर सकते कि भाई मतलब डार्क ह्यूमर आप बंद ही कर दो, या मेरे हिसाब से वो उसका काउंटर नहीं है। मतलब मैं तो ये नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ रणवीर आलाबादिया को। समय राणा के बारे में मेरा कोई कहना है नहीं, बट मैं भी हर्ट हूँ उसके उस कमेंट से। बट मेरा बस यही कहना है, आपके कल के टॉक के रेफरेंस में डार्क ह्यूमर को नहीं होना चाहिए, या डार्क ह्यूमर गलत है, या उसको जो भी उसका जो आर्गुमेंट है कि ये जोक नहीं है, ये शायद इतना स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। अमन जी नमस्कार, आपका स्वागत है डीप नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे। और मुझे कमजोर करने के लिए डॉक्टर सिद्धांत आ गए हैं, जो बहुत ही समझदारी से बोल रहे हैं कि डार्क ह्यूमर को बंद नहीं कर सकते हम लोग एंटी डार्क ह्यूमर होकर के। आज मैं एक नया सवाल लेकर आया हूं आपसे, स्पेशली आपसे। आखिर डार्क, इसको डार्क ह्यूमर क्यों बोलते हैं आप लोग? डार्क ह्यूमर, जैसे कल अमन ने या वैभव ने उसने एक्सप्लेन करा था कि किसी की मौत पे भी हंसते हैं लोग। डार्क ह्यूमर कोई मातम का सीन है जब सब लोग वहां पे हंस रहे हैं और बाजू में बैठ के कोई चना खा रहा है, तो ये डार्क ह्यूमर जैसा हो गया। जो तो ये तो इसमें डार्कनेस क्या है? इसमें क्यों डार्क बोल रहे हैं हम इसको? भाई जब हंसी किसी को आ रही तो हंसी आ रही, तो इट कैन बी अ ब्राइट ह्यूमर आल्सो। ह्यूमर इज ऑलवेज गुड फॉर ब्रेन ना, अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में नहीं बिठता है डार्क कॉमेडी या फिर डार्क ह्यूमर, ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में नहीं बिठता है। ये तो बेसिकली एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी था 80s के टाइम में,
when people start, the evolution of humor happened. Monty Python बहुत significant एक group था जो they started questioning existence, they started questioning the concept of God. तो वो God के ऊपर humor बनाने लगे, तो वो एक सोसाइटी इवोल्यूशन का एक पार्ट था वो टाइम पे। वो शायद उस टाइम पे जरूरी भी होगा, लोग बहुत एकदम कल्चर ट्रेडिशन में अड़के रहेंगे, तो समवन काइंड ऑफ ब्रोक दैट होल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए वो डार्क है, क्योंकि सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट में एकदम सही से नहीं बिठता है। मतलब मौत पे अगर कोई 80-90% लोग अगर रो रहे हैं तो तुम चुप रहो, या फिर अगर रोना भी नहीं आ रहा है, मगर उसके आगे भी जाके ये वहां पे ही आपका अपने तरीके क्या कहना है अमन भाई, ये डार्क ह्यूमर में डार्कनेस कहां से आ गई? मतलब ह्यूमर तो ह्यूमर है। नहीं, डार्क ह्यूमर एक पूरा एक नया जॉनरा मुझे लगता है। जैसे सिद्धांत भैया ने कहा कि ऐसा नहीं, बहुत पुराना जॉनरा है, मैं वही कहना चाहता हूँ। बहुत एस्टैब्लिश्ड, लेकिन मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत नया है। मुझे मतलब कि डार्क ह्यूमर सिर्फ लाइक कि अनकन्वेंशनल सेक्स या डेथ या फिर किसी भी ऐसी चीज जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होती है। इवन मैंने एक डार्क ह्यूमर पर एक क्या कहते हैं क्राउड वर्क किया था अपने दोस्तों के साथ। मैंने उसमें डार्क ह्यूमर किया था। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, मैं अभी भी अपने पॉइंट पे स्टिक करता हूँ कि इट इज ओनली फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल। अब मैं आपको बोलता हूँ, डार्क ह्यूमर को हटा भी दें, देयर आर सर्टेन जोक्स विच यू एंड बड़ी मम्मी डोंट लाइक, बट मी, वैभव, गौरी और इनफैक्ट पीपल ऑफ दैट एज दे एंजॉय, है ना। सो आप लोग उसको सुनते ही नहीं हो, आप लोग उससे इंटरेक्ट नहीं करते, तो आप लोग तक पहुंचता भी नहीं है। और इवन मैंने बड़ी मम्मी को देखा है, जब उन तक कुछ ऐसी चीज पहुंचती भी है तो वो नहीं देखती हूँ, शी चूज टू इग्नोर। कि क्यों इसमें मुझे आज तक सिर्फ उनका एक ही बार डिस्कशन मुझे याद है, जब हम लोग किसी चीज पर हंस रहे थे, बड़ी मम्मी ने बोला था कि किसी की मतलब कि उसके होंठ में कुछ दिक्कत थी और हम लोग हंस रहे थे, तो बड़ी मम्मी ने बोला था। तो सेम लाइक दैट, इफ यू आर नॉट रेडी क्या, इफ यू डोंट लाइक और यू आर नॉट इन लाइन विद द डार्क ह्यूमर क्या है, दोस काइंड ऑफ जोक्स नहीं देखते, चूज टू इग्नोर करते हैं। स्पेशली तब जब हमारे पास उससे भी कई बड़े बड़े कंसर्न्स हैं सॉल्व करने को, बट वी आर स्टक ऑन दैट। मुझे ऐसा लगता है मैं गलत भी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, उसका नाम है हार्ट टेल्स, और उसमें एक इन्वेस्टर हम भी हैं। इनविटेशन है अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज बहुत जल्दी हम लोग इसके मैंने ये जो हार्ट टेल्स वाला मैसेज था ना, मैंने उनको बताया कि दिस इज अ स्टार्टअप फ्रॉम वन ऑफ माय ब्रदर। और किसको बताया? अगर मेरे पास 2-3, जैसे कि मेरे पास जो ये हेल्प ग्रुप होते हैं ना, कि कोई एंग्जाइटी में है तो उन्होंने ग्रुप बना के रखा है। अगर मैं एंग्जाइटी में हूँ या मुझे किसी से बात करनी है, तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में हाय हेलो करता हूँ, सामने वाला जो भी अवेलेबल है वो आके हेल्प करता है। तो मेरे पास 3-4 ग्रुप थे, बल्कि वो कम्युनिटी है पूरी, उसके अंदर कई ग्रुप हैं, तो मैंने उन सब में डाल दिया। तो मुझे एक लोगों ने रीच आउट किया फॉर इन्वेस्टमेंट, वी आर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ स्टार्टअप, कैन वी डू। मैंने बोला कि उसमें कांटेक्ट है, यू कैन रीच आउट टू सिद्धांत, बट एज ऑफ नाउ ही इज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स हु कैन लाइक देयर लोग। एक सेकंड में अभी देख के बताता हूँ, एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे मतलब 100, 150, 10, 12 बताता हूँ। जो जिसमें मैं हूँ उसमें 238 हैं, और टोटल इनके पास ग्रुप हैं 19 ग्रुप हैं। बाप रे, अच्छा। और एक ग्रुप है खाली सिर्फ साइकोलॉजिस्ट एंड एमएचपीस। अच्छा, ठीक है, ये अच्छा रिसोर्स है, इस पे बात करेंगे बाद में। 19 ग्रुप्स हैं, और सब मतलब कि 300, 200 हैं सब। मैंने इसलिए लिया ये टॉपिक, अभी इसलिए लेकर आया बिकॉज जब हम किसी जगह पर कुछ चीज यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं हंसने के लिए, खुश होने के लिए, अपने आप में ठीक है, बट हम उसके साथ साथ एक, जैसे आपने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि ये 1980s में शुरुआत हुई थी ना, और मॉन्टी पाइथन 4 या 5 लोग थे, उसमें से एक लिखता और ये लोग कॉमेडी करते थे, बट इन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था कॉमेडी। आज मेरे हिसाब से आज के टाइम में जो भी कॉमेडी बनती है, मतलब इवॉल्व हुई है, उसका बहुत ज्यादा श्रेय मोंटी पाइथन ये लोगों को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स
कॉमेडी में लाया है, जैसे कि टॉकिंग टू द फोर्थ स्क्रीन, ये सब उन्होंने लाया था। मतलब हम तीन चार लोग कॉमेडी कर रहे हैं और फिर कोई कैमरा में देख के बात कर रहा है, ये उन्होंने वो टाइम पे लाया था जब होता नहीं था वो। उस टाइम पे भगवान पे कभी कॉमेडी होती नहीं थी वो टाइम पे, वहाँ पे मोनार्ची और कैथोलिसिज्म ये सब बहुत स्ट्रांग था। तो उस टाइम पे उन्होंने वो सोसाइटी को बेसिकली, मेरे हिसाब से ये जो डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर, इसका अगर जेनेसिस ढूंढेंगे तो एक टाइम पे ये रहेगा कि सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ब्रेक करना था कुछ लोगों को, फॉर सम इंटेंशन, फॉर सम पर्पस। तो इसीलिए उन्होंने उसको अपनाया और फिर उसको आगे जाके फिर अभी तो उसका मिसयूज हो रहा है शायद। अब मेरे पास एक किताब आई है, मैं सोच रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से यूज करूं और बहुत जल्दी धमाका करूं। ये पता है किस चीज के ऊपर है? अच्छा, द How to इसेंशियल be a dictator. प्लेज आउट रियल रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स, लीडर्स डू वट एवर कीप्स देम इन पावर रिगार्डलेस ऑफ द नेशंस इंटरेस्ट। तो आप लोगों का कहना यह है कि किसी चीज को, ठीक है, एक समय चालू हुआ, डार्क कॉमेडी चालू हुआ, और अभी अभी क्यों जिंदा है वो डार्क कॉमेडी? चालू तो तब हुआ, ठीक है, उस समय बहुत जरूरत थी, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को तोड़ना था। अब कौन सा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट तोड़ रहे हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो अच्छा लगता है लोगों को, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेस करना, एक ग्रेटिफिकेशन भी होता है कुछ लोगों को। मगर मैं अमन के साइड पे नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक साइड ये है कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि डार्क ह्यूमर या फिर पॉन का भी आपने उसको थोड़ा एग्जाम्पल दिया, बट ये मेरे हिसाब से ये इतना स्ट्रांग काउंटर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉन तो कुछ नई बात है नहीं, ये तो मंदिरों में भी एनग्रेव की गई है, सालों सालों से है, सोसाइटी में है। तो वो उसके लिए स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है, इतना ही मुझे ये कहना था बताइए, बस। क्या हम इस तरह की बातचीत को अपने परिवार में कर सकते हैं? जैसा उसने किया, दोस्तों के साथ तो कर लेगा, लेकिन परिवार के साथ कर लेगा? मतलब हमारी भारतीय संस्था में तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन नहीं नहीं, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, इफ पेरेंट्स आर लाइक, इफ पेरेंट्स आर ओके एंड इफ दे आल्सो एंजॉय दैट काइंड ऑफ कॉमेडी। मैं जानता हूँ एक कॉमेडियन को, रौनक रंजियानी, तो उसकी जितने भी कॉमेडी शोज होते हैं वो भी डार्क जोक्स और सारे जोक्स करता है। इवन उसके मेनली डार्क जोक्स अनकन्वेंशनल सेक्स और रिलेशनशिप पर डिपेंड करते हैं। तो वो उसकी फैमिली बैठती है ऑडियंस में, वहीं उसी जगह वो ही इज मैरिड, उसकी फैमिली बैठती है, उसकी वाइफ भी बैठती है, बट ऑन द सेम टाइम उसके इन लॉज नहीं बैठते हैं, बिकॉज उनको नहीं पसंद होगा। सो मुझे लगता है इन द एंड तो इंडिविजुअल पे आता है ना कि उसको पसंद है कि नहीं। आप द मोमेंट, लाइक मुझे पता है कि आप और बड़ी मम्मी को कौन से काइंड ऑफ जोक्स पसंद है, कौन से नहीं पसंद है। सो मैं जो बोल सकता हूँ वही बोलूंगा, और जो नहीं बोल सकता हूँ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा जोक बोला हो और आप लोगों को नहीं अच्छा लगा, उससे मैंने डिसाइड कर लिया हो कि अगली बार से ऐसा जोक नहीं बोलना। तो मेरे को तो एज अ जिनोगी, आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट कि किस किस टाइप के माइंड को इस टाइप के जोक्स पसंद होते हैं। माइंड मतलब आई एम नॉट सेइंग बैड माइंड और गुड माइंड, आई एम सेइंग कि हमारे अंदर में, कल हमने एक बड़ी चीज पढ़ी यार अमन, कल पता है मैं बहुत दिनों से अवॉइड कर रहा था एमआई का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। हाँ, वो क्या कहते हैं, कल साथ ही में तो पढ़ा था, स्ट्रक्चर्ड वैल्यू एक्सप्लोरेशन, और इसमें 100 अलग अलग चीजों को एज अ वैल्यू बताया गया है। एक तरफ उनकी टाइटल है जैसे अट्रैक्टिवनेस, टू बी फिजिकली अट्रैक्टिव, अथॉरिटी, टू बी इन चार्ज ऑफ अदर्स, ऐसे करके 100 अलग अलग वैल्यूज दिए गए। तो मैं बड़ा क्यूरियस हूं टू फाइंड आउट कि ये वैल्यूज का सोर्स क्या है, नंबर 1, क्योंकि आप जिस चीज को वैल्यू करते हो, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था कि दिस बॉय रणवीर वाज वेरी हैप्पी इन दैट ग्रुप। आप अपने जैसे लोगों के बीच में जब जाते हैं तो आप खुल जाते हैं, और यहां जब बेचारा पॉडकास्ट करता है तो बहुत मजबूर रहता है, ऐसे टेढ़ा मुंडी करेगा, वैसा टेढ़ा मुंडी करेगा, बड़ा फोकस करना पड़ता है समझने के लिए लोगों को, फिर क्वेश्चन लाना पड़ता है। सो हम, मतलब हो सकता है मैं शेर हूं, हो सकता है मैं गीदड़ हूं, हो सकता है मैं चीता हूं, और अपने परिवार में जैसे जाऊं तो मैं इंजॉय करूं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अमन कि किस टाइप के माइंड को ये चीज पसंद है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं भी आप ही की तरफ हूं।
किस टाइप के ब्रेन को ये चीज पसंद है। मुझे नहीं पता। इवन मैंने तो आपको बोला भी था कि एक, जैसे मैंने और वैभव दोनों ने बोला था कि हम लोग भी देखते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन जोक्स हम लोग को जो नहीं पसंद आते हैं, है ना। तो मुझे माइंड किस टाइप का है वो तो मुझे नहीं पता बड़े पापा, कि किसको ऐसी चीजें पसंद होंगी। देखिए, आप चाय नहीं पीते, अमन चाय नहीं, हम्म, आदित्य सिद्धांत और ये दोनों चाय नहीं पीते, लेकिन अमन हम्म, कॉफी पीते हैं। मैं तो कॉफी चाय दोनों हम्म, पीता हूँ। हाँ, हम्म, लेकिन मेरे अंदर में उस चाय की या कॉफी की वासना होनी चाहिए ना। मुझे लगता है एक हम्म, माइंड जो सेक्स के साथ में एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, और इसको जनुगा बहुत अच्छे से बोलती है कि नॉर्मल रिलेशनशिप मतलब जहां पर आपका इंटेलिजेंस आपके इमोशन के साथ में कोऑपरेट करके काम करता है। हम्म, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू होती है, आई सेंटर में और ई सेंटर में, मतलब आपका बुद्धि हम्म, रूल बनाता है कि देखो यहां पर सेक्स की बातचीत हो सकती है, यहां नहीं हो सकती, यहां पर आप सेक्स कर सकते हो, हम्म, यहां नहीं कर सकते हो। तो ये एक रूल बनना शुरू हो गया, और ये रूल जैसे हम लोगों का होता है वैसे धीमे धीमे सोसाइटी का बन जाता है, जैसे कि सिद्धांत ने कहा कि सोसाइटी के रूल्स को तोड़ना होता है। और जब कोई रूल बनता है और एक सेंटर हमारा इमोशन सेंटर उस चीज को नहीं समझ पाता कि रूल क्यों हम्म, बनाया गया है, तब होता है टकराव या विद्रोह। और उस कंडीशन में हम्म, आप ये इसको जनोगा ने पहली बार उस वर्ड को यूज किया, परवर्स, परवर्स हम्म, एक्टिविटीज को एंजॉय करता है। मुझे याद है बचपन में ना, हमारे घर में एक मैगजीन पड़ी थी। नहीं, हम्म, मैगजीन नहीं थी, पता नहीं कौन लेकर आया था, कोई कजन ब्रदर लेकर आया था मेरा, पेन। हम्म, और उस हम्म, पेन में कुछ ऐसा केमिकल था कि अगर उल्टा करो तो लड़की के कपड़े उतर जाएंगे, सीधा करो तो कपड़े पहन लेगी। हम्म, और जैसे ही पापा मम्मी घर से बाहर निकलते थे, मेरे लिए वही बड़ी एक्साइटिंग चीज थी, उल्टा सीधा करके देखते देखते रहो। ये तो बाद में जब जिनोगा आई तब मुझे समझ में आया कि वो लड़की वहां नहीं है, हम्म। वो यहां है, मेरी खोपड़ी के अंदर बैठी हुई है। बट लेकिन बड़े पापा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं बोलूंगा बाद में। मैं थोड़ा सा सिद्धांत भैया से के से अलग बोलना चाहूंगा कि जब मैं एंजॉय करता हूँ ऐसी कॉमेडी को या ऐसे जोक्स को या ऐसी मूवीज को, मैं ये नहीं देखता कि, मैं इसलिए नहीं हंसता कि ये सोसाइटी से अलग जा रहा है, या इसलिए नहीं हंसता कि अरे ये कितना गंदा बोल दिया है, क्या बोल दिया। मुझे तो अच्छा इसलिए लगता है कि जो हम लोग बोलने से कतराते हैं ना, वो बोल दिया, खत्म। मेरे लिए वो जोक उसी जगह खत्म हो जाता है। तो और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जो चीज हम लोग सोच नहीं सकते वो लोग ये सोच के लिख रहे हैं। अब जैसे मैं आपको याद है जो रेलवे स्टेशन वाला जोक मैंने बताया था, हम्म। मुझे तो लगता है कि अगर मैं उस जोक को ना, जितना कितना भी डार्क मैं सोचना चाहूं, मैं उस जोक को सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसने बोला जब, मुझे हंसी आई, फिर वो खत्म हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब क्यों ये स्टार्ट हुआ था, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन इस टाइम पे लोग इसलिए नहीं, मतलब कि डार्क बिल्कुल। जोक्स इसलिए नहीं देखते कि कुछ उनको सोसाइटी से नहीं नहीं, अलग मैं करना है मैं या मैं भी कुछ। वही कह रहा था, उसका ओरिजिन मैं हम्म, समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा था। अभी आज की हम्म, तारीख में अलग है। जैसे मुझे भी पसंद है, मुझे भी आता है हंसना, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बट हम्म, वो माहौल बनना चाहिए। एक चीज मुझे हम्म, खाली यहां कहना है कि मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज पर हंसते हैं, जैसे मैं बच्चों के साथ में, आप लोगों के साथ में बात करता हूँ, छोटे बच्चों के साथ बात करता हूँ। अभी मैं कहीं ट्रिप पे गया था तो हम्म, बहुत ही छोटा बच्चा मुझे मिला, कुछ होगा 4-5 साल का। उसने मेरे हाथ में कैमरा देखा, हम्म, उसने मुझसे कुछ पूछा। नहीं, वो 10 साल का बच्चा था, 10 साल का। आप हम्म, यूट्यूबर हैं? मैंने कहा हाँ। फिर हम्म, उसने मेरा पूछा ही नहीं कि आपका चैनल का नाम क्या है, खट से अपना चैनल बोला कि मेरा भी चैनल है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने देख लिया और बड़ा खुश हो गया, हंसने लगा, फिर अपने दोस्तों को बुलाया। अब हम्म, मुझे लगता है कि एक आदमी जब किसी चीज को देख करके हंसी आती है, नंबर एक, या खुश होता है, नंबर दो, हम्म, तो उसके ब्रेन में उस टाइप के
स्ट्रक्चर्स बने होंगे न्यूरॉन्स में कि ही शुड बी रिस्पॉन्डिंग विथ फन, विथ लाफ्टर। अब रमण महर्षि कभी भी ओशो की तरह जोक्स नहीं क्रैक कर पाएंगे। ओशो की पूरी एक बुक है जिसमें कि एफ वर्ड के कम से कम 500,000 जोक्स होंगे, पूरी बुक है। रमण के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो इस टाइप का कुछ करेंगे। तो दोनों ही सही और दोनों ही गलत, ऐसा तो हो नहीं सकते। हाँ, इस फिजिकल वर्ल्ड में आप इंजॉय कर सकते हो, कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, बट उस ब्रेन का क्या होगा उसके बाद? क्योंकि जब पहली बार पता सिद्धांत जब यहां आए थे, सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज मुझे जब ये जा रहे थे, पता है मुझे क्या लगा? अजीब लगा। मतलब मेरे को, हम लोग भी लोगों के पैर छूते हैं, ये भाई साहब ने पैर छुआ। आपको याद है कैसे पैर छुआ था? दंडवत। पूरे साष्टांग दंडवत किया था सिद्धांत ने। ऐसा हम लोग केवल भगवान के सामने करते हैं। अब इसको आप क्या बोलेंगे? क्या वो एक संस्कार की वजह से था या अंदर की स्ट्रांग फीलिंग की वजह से था? क्योंकि बहुत से लोग तो भगवान के सामने भी ऐसे नहीं करते। मैं तो मंदिर में जाता हूं तो हनुमान जी को भी ऐसे कर लेता हूं बस। अपने माँ बाप का मैं उस तरह से पैर नहीं छूता हूं। या तो ये भी आप कह सकते हैं आपका एक क्रिंज ग्रुप है जिसमें आप कहेंगे कि ये तो नाटक है। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई आदमी एक जोक को सोच पा रहा है, हम तो सोच भी नहीं पाते। ऐसी हर एक जगहों पर हम कोई चीज फील करते हैं, कोई चीज फील नहीं करते हैं। अब जब ये समय राणा ने ये जोक क्रैक किया कि रेलवे स्टेशन पे कुछ बच्चे एक्सीडेंट में मर गए और मैंने 200 रुपए का नोट निकाला, ये मैं अभी भी इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे सोच रहा हूं कि वो पंच लाइन कहां से आएगा कि मुझे हंसी क्यों नहीं आ रही है। मैं बड़ा लाचार हो रहा हूं यार। क्या है ये क्या? जोक सुनाओ भाई भैया को। जोक ये था कि समय रहना यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी है। नहीं, मैं तो जितनी बार सुनता हूँ हंसता ही हूँ। तो जोक ये था कि सोच के भी हंस रहा है। ठीक है। समय रहना बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन पे और देख रहा है गरीब बच्चे टहलते रहते हैं ना रेलवे स्टेशन पे। वो तो ये गरीब बच्चा पैसे मांगने आता है कि पैसे दे दो। तो समय रहना देखता है उसके पास छुट्टे नहीं होते हैं, 200 का नोट होता है। तो वो 200 का नोट निकाल के दे देता है उस बच्चे को। जब और खूब सारे बच्चे देखते हैं कि 200 का नोट मिला तो सब उसको घेर लेते हैं समय रहना को कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी। उसी हड़बड़ बड़बड़ में एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है और उधर से ट्रेन आती है और उसका पैर काट के चली जाती है। तो फिर उसको ले आ जाता है जो भी हो। फिर वो समय रहना कहता है कि उस समय तो मैं डर गया था, लेकिन भाई साहब मैं बेट लगाता हूँ कि कभी मेरे 200 रुपए ऐसे तो वसूल नहीं हुए। बेस्ट शो ऑफ लाइफ ऐसे करके बोलता है कि मुझे देख के मजा आ गया, मेरे 200 रुपए वसूल हो गए। तो ये डार्क जोक बोलता है वो। तो बड़े बाबा कह रहे हैं कि उनको हंसी नहीं आई, लेकिन मैं जितनी बार भी सुनता हूँ तो मुझे तो आता है। अब उसके कहने के तरीके की वजह से भी आती होगी। अभी तुमने हाँ, कहने के तरीके, उसकी आवाज ही ऐसी है। हाँ, उसका एक स्टाइल है। तो देखा जाए तो इस समय इस धरती पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो अनपढ़ है। डार्क जोक इलिटरेट हम लोग कह सकते हैं हम खुद को। डार्क जोक इलिटरेट हमारे लिए एक अलग से स्टैम्प बनेगा। और आप लोग उस प्रजाति में आते हो जो होमोसेपियंस के बाद चीजों को एंजॉय कर सकते हो। डार्क को भी होमोसेक्सुअल्स हो गए ना। होमोसेपियन सेक्सुअल्स। नहीं, बट मुझे अभी ये सब सुनने के बाद ये भी कहना था अमन को, बहुत क्लियर स्टैंड पॉइंट है कि समय राणा के प्रति पहले तो मुझे मॉरल पुलिसिंग पे इतना बहुत आई डोंट स्टैंड फॉर मॉरल पुलिसिंग एकदम स्ट्रांग से, एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ऑलरेडी उसने, जैसे तुमने बताया कि उसने नेटफ्लिक्स अमेजॉन सबके ऑफर रिजेक्ट करी क्योंकि उसके ऑडियंस को वैसा ही पसंद था, उसको वही कंटेंट देना था और वो वही दे रहा था। मुझे दिक्कत सिर्फ रणवीर आलाबादिया से है और वो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट जो भी चल रहा है, आई थिंक ही कॉल्ड फॉर इट। क्योंकि इसको मैं काउंटर ऐसा करना चाहता हूँ कि नॉट बिकॉज डार्क ह्यूमर, नॉट बिकॉज डार्क कॉमेडी ये सब, बट वही है उसने जो उसकी छवि बनाई थी वो बहुत लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मतलब है। तो उसकी वजह से ही हैड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और अभी सर भी जो कह रहे हैं सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। रामायण में रामचरितमानस का
कॉन्टेक्स्ट में तुलसीदास ने उसका एक कमेंट्री जो लिखी है रामायण पे, उन्होंने वहां पे एक उनका इंटरप्रिटेशन बताया है कि रावण ऐसा नहीं था कि पहले बार कोई स्त्री उठाई गई थी, ऐसा नहीं था कि पहले बार ही कोई किडनैप हुआ था, ऐसा नहीं था कि पहले बार ही कोई मिसकॉन्डक्ट किसी फीमेल के साथ हुआ था। वो होता था पहले भी, आज भी, बाद में भी। बट रावण एक साधु के भेष में आया और फिर वो सीता को ले गया, ये सबसे बड़ा समाज के लिए हानिकारक था। इसलिए इवन कृतवास्य रामायण जो बंगाली कमेंट्री है रामायण पे, उसमें उसको महापाप कहा गया है। सिर्फ पाप नहीं कहा है कि ये सिर्फ पाप नहीं था, वो सीता को उठा के लेके गया, बट क्योंकि वो एक साधु के भेष में आया और फिर उसने सीता को उठाया, इसलिए वो महापापी कहलाया गया है। और आज भी तो इसलिए रामायण होने का सबसे और ज्यादा इम्पोर्टेंस ये था कि समाज का जो एक साधु की तरफ देखने का नजरिया था, उसको रावण ने हानि पहुंचाई थी। क्योंकि उसको अगर वहां पे पनिश नहीं होता तो उसके बाद समाज साधुओं पे विश्वास ही नहीं करता। वो एक साधु बन के आया था एक स्त्री के पास भिक्षा मांगने के लिए, और आज अगर वो छूट जाता तो उसके बाद मतलब आज तक कोई साधुओं को भिक्षा नहीं देता। तो ये जो स्पिरिचुअल लॉस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आई ओनली से कि रणवीर अलाहाबादिया इज लाइक एट फॉल्ट। बाकी जो भी प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मेरा कुछ कहना ही नहीं है, बट वो उसने जो उसकी छवि बनाई थी, लोग उसको दे वर सीइंग अप टू हिम, इवन पेरेंट्स वर सीइंग अप टू हिम कि तुम रणवीर अलाहाबादिया की तरह बनाओ। इवन उसने जो योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इवन मोदी ने उसको उसके बारे में अच्छी बातें कही है। तो लोग, पीपल वर trying to get into yoga, people were trying to attempt mantra chanting, people were trying to learn a little more about spirituality, the Gen Zs and trendies also। but अभी ये करने के बाद, तुम एक साधु का भेष लेने के बाद फिर ये गड़बड़ी कर देते हो, तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉस होता है। मुझे खाली बड़ी गलती ये चीज कहना है सिद्धांत को और अमन दोनों को, आई अग्री विथ यू कि इस तरह का जो हम पुलिस केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, ये तरीका इसको ऑब्वियसली कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही। अगर मेरे को मैं ऐसी कोई चीज को देखता हूं और मुझे लगता है कि ये पतन हो रहा है, सोसाइटी का पतन हो रहा है, तो मैं इसको एजुकेशन के लेवल पे काम करना शुरू करूंगा, जहां पर यंगस्टर्स जितना काम कर रहे हैं इस टाइप के जोक्स को बनाने के लिए और प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए, मैं चाहूंगा कि देयर शुड बी एजुकेशन अबाउट व्हाई समथिंग इज डार्क, व्हाई समथिंग इज ब्राइट। बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत लचीला है, किसी भी चीज को देख करके एंजॉय करना शुरू कर देगा। जैसे खाने में हम कुछ भी खा सकते हैं, हम चूहा भी खा सकते हैं, सांप भी खा सकते हैं, बिच्छू भी खा सकते हैं, कॉकरोच भी खा सकते हैं, हम सात्विक खाना भी खा सकते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी कोई भी चीज मजा आ सकता है, कुछ भी। तो चिल्ड्रन हैव टू बी एजुकेटेड, और ये एजुकेशन भी जैसे आजकल ये बच्चे कर रहे हैं ना, मजे के साथ, फन के साथ, अगर वो करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द ओनली क्योर फॉर कल्चरल अपलिफ्टमेंट इज एजुकेशन, नॉट ऑब्वियसली जिस तरह से ये हो रहा है, वो तो उल्टा मुझे लगता है उसने खुद ही करवाया होगा। मुझे लगता है उसने अपने खिलाफ मीम्स खुद ही बनवाया होगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये बहुत नई बात पता चली यार कि साधु का वेश एक तरह से, भाई जो रामायण के समय हुआ था ऐसे ही कुछ हमारे जमाने में भाई साहब ने करके। ये सिर्फ रामायण में नहीं, महाभारत में भी यही है। जब भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर को जो भी वो पूरा टीचिंग दिया है, उसमें भी ये स्पेसिफाइड है, कोई आदमी साधु के भेष में अगर कोई दुष्कृत्य करता है तो दिस कैन नॉट बी फॉरगिवन, दिस शुड नॉट बी फॉरगिवन, क्योंकि पूरा सोसाइटी उसके ऊपर बनेगा। इनफैक्ट कहता है और कि रेपुटेशन, ये पॉलिटिकल नियम भी है, स्ट्रैटेजी का रूल भी है, मतलब रणनीति, कि it takes years of time to build a reputation, so we have to really guard it, बहुत ध्यान से उसको बचा के रखना पड़ता है। तो अमन जी, आपकी रेपुटेशन अब बनती जा रही है स्पिरिचुअल जनोगी। नहीं, मुझे लगता है ना, एक लास्ट पॉइंट खाली कहना है। Who likes dark humor? मुझे खाली लास्ट पॉइंट कहना, बेटा जो भी चीज बाहर हो रहा है एंजॉय इट, बट मन के अंदर में शुरू करिए कि मैं किसी चीज को क्यों एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं करता हूँ। मैं वही बोल रहा था कि जैसे कि जब मैंने ये क्राउड वर्क किया ना दोस्तों के साथ फॉर दिस कि लड़कियां को पढ़ना नहीं चाहिए, समथिंग मैंने उस पर क्राउड वर्क किया, तो मुझे सब लोग ने अच्छा बोला कि अरे
वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छा डार्क ह्यूमर करते हो, जो भी। फिर एक लड़के ने बोला कि ठीक है, तुमने क्राउड वर्क किया, डार्क ह्यूमर किया, प्रिपेयर करके आए थे, बट इतने डेप्थ में तुमने सोचा, क्या तुम्हारे मन में भी ऐसा कुछ चलता है? सो दैट क्लिक्ड कि इस पे सोचना चाहिए। मैंने सोचा, फिर मैंने देखा कि ऐसा तो कुछ है नहीं। इवन मुझे तो गुस्सा आती है जब कभी ऐसा होता है। तो फिर मैंने कहा, वही मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू सी, अगर अगर अभी हम बिल्कुल अनअवेयर होके डार्क ह्यूमर कंज्यूम करने लगे, तो जो डार्क ह्यूमर में बोल रहे हैं वो मुझे कभी गलत लगेगा ही नहीं ना। भाई साहब, मेरा तो ब्रेकअप हो गया इस चक्कर में। एक लड़की मेरी डार्क ह्यूमर गर्लफ्रेंड का। थी, डार्क ह्यूमर की वजह से ही। एक लड़की मेरी बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड, और फिर एक दिन आकर क्या बोलती है, हम लोग ट्रिपलिंग कर लें क्या? अगले दिन जो किड्स मैं भागा हूं, उसके बाद कभी उसका फोन नहीं उठाया मैंने। किड्स 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 है आप लोग एडल्ट्स नहीं है। और एक यहाँ आपको तो शायद अमन को याद होगा, कृष्णमूर्ति की एक बहुत अच्छी बायोग्राफी है, नॉट रिटन बाय कृष्णमूर्ति, समबडी एल्स हैज रिटन, द रिलक्टेंट मसीहा। उसमें मुझे हाँ। बड़ा अजीब लगा था, जब एक कृष्णमूर्ति का दोस्त था जिसने बुक लिखी है, वो बोलता है मैंने कृष्णमूर्ति को लेकर गया एक पार्टी में, और वहां पर हाँ, मुझे याद है। डांस कर रही थी। और क्या हुआ था फिर अमन? हम्म, वो उनके ऊपर चढ़ गई थी जबरदस्ती, तो कृष्णमूर्ति भाग गए थे। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी सी लाइन बोली थी, उसमें बोसम वर्ल्ड का यूज हाँ किया था। हाँ, उसमें लाइन, वो जो एग्जैक्ट लाइन लड़की भूल थी गया। सिद्धांत, वो कृष्णमूर्ति को पकड़कर अपने ब्रेस्ट से चिपका रही थी। तो कृष्णमूर्ति बोलते दिस इज सेक्स, दिस इज सेक्स, वो करके भागे वहां से। तो कभी कभी आपको रण छोड़ दास बनना पड़ेगा जब इस तरह की चीजें होती हैं। कचरे को साफ करने के लिए आपको अपने घर में से कचरा निकालना होगा, फिर धीमे धीमे कचरा साफ होगा। ठीक है, कचरे को कचरे की तरह देखिए। डार्क, हम्म। मैंने इसलिए आज की शुरुआत की थी कि डार्क क्यों है, बिकॉज इट शुड बी डार्क। आप इसको एंजॉय करना है तो मन के अंदर एंजॉय करो, अपनी सबसे हम्म। नियरेस्ट वाइफ के साथ कर लो एंजॉय। अगर वो नहीं एंजॉय करती है तो फिर इसका मतलब इट शुड नॉट बी, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। बोलते हैं नेचर में सारी मिस्टिकल चीजें छुपी हुई होती हैं। सीड कैसे बीज बनता है, पौधा बनता है, ये छुपा हुआ होता है। मतलब देर आर थिंग्स विच आर सपोज टू बी डार्क, उनको डार्क ही रहने दिया जाए। ठीक है, चलिए ठीक ठीक।